तो ये तो थी आज की हमारी हेल्थ अवेयरनेस। इफ यू मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो कि आपको पता है फर्स्ट एड है। तो मैं आपको जैसे कही थी कि फर्स्ट एड पे काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि इस पे बात की जाए, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी केसेस में अगर आप फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज सही तरीके से अप्लाई भी कर रहे हैं और सही से आपको पता भी है, तो लाइफ सेविंग भी प्रूफ होता है। तो हम अपनी गेस्ट को भी इस बारे में पूछते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, कि सब क्यों कहते हैं कि जी फर्स्ट एड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेडिकल के हैं या नहीं। तो जो आज की हमारी गेस्ट है, जो हमें फर्स्ट एड के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगी कि कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे हर सिचुएशन को मैनेज करना है, वो है सना इकबाल। सना इकबाल खुद भी मेडिकल फील्ड के हैं, सो आई होप कि वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे इस पे। अस्सलाम वालेकुम सना, वालेकुम अस्सलाम दुआ। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सना, जैसे मैं कही थी कि सारे कहते हैं कि फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ बताएं कि ऐसा क्यों है कि सारे कहते हैं कि फर्स्ट एड की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप मेडिकल के हो या नहीं, आपके पास होनी चाहिए। दुआ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम अपने अपने इलाकों का मुआयना करें तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को फर्स्ट एड के बेसिक नॉलेज का पता है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि लोग जानते ही नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। एंड बिलीव मी, सम पीपल हैव सच अ चाइल्डिश बिलीव कि उन्हें लगता है कि उनके साथ हादसा होंगे ही नहीं। और कुछ लोग तो ये तसव्वुर करते हैं कि उनके पास बहुत नॉलेज है जो जरूरत के वक्त उनके काम आएगा। लोगों को नहीं पता कि फर्स्ट एड क्यों जरूरी है। मैं आपको फर्स्ट एड के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगे जो लोगों को ये समझने में जरूर मदद करेंगे कि फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज रखना कितना जरूरी है। देखिए, पहली बात, फर्स्ट एड का नॉलेज जिंदगियां बचाने में काम आता है। जिसके पास फर्स्ट एड का नॉलेज होगा वो एक ट्रेन पर्सन है, जो ज्यादा रिलायबल है, कॉन्फिडेंट है कि उसके पास, कि उसके कंट्रोल में वो सिचुएशन है। वो जल्दी से इमरजेंसी की सूरत में वो एक्शंस लेगा जो किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी विक्टिम को कंफर्ट पहुंचाएं, देखिए किसी की तकलीफ में कमी करना बहुत बड़ा काम है, और ये वही कर सकते हैं जिसको फर्स्ट एड का नॉलेज होगा। एक फर्स्ट एड ट्रेंड फौरन से मुतलका जरूरी तदाबीर इख्तियार करेगा ताकि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके रिलीफ पहुंचे। तीसरी बात, फर्स्ट एड का नॉलेज सिचुएशन को मजीद खराब होने से बचा सकता है, because having a basic understanding will give you tools to prevent the situation from becoming more worse. हम पेशेंट को जितना जल्दी फर्स्ट एड केयर दे सकते हैं, ये उसकी कंडीशन मजीद बेहतर बनाएगा। अगर हम उसको फर्स्ट एड केयर नहीं देते फौरन, तो उसकी कंडीशन तेजी से खराब होती चले जाएगी। by being able to provide basic care, you can stabilize the patient जब तक कि कोई इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वहां पहुंच नहीं जाए। देखिए, अगर आपके पास फर्स्ट एड किट मौजूद नहीं, तो आप जो घर में चीजें मौजूद है उनको एज अ फर्स्ट एड टूल यूज करें। आप आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपको पता होगा कि आपने कैसे डाटा कलेक्ट करना है कि पेशेंट के साथ क्या हुआ, अब उसकी कंडीशन क्या है। देन यू विल बी एबल टू पास दिस इंफॉर्मेशन ऑन टू द मेडिकल सर्विसेज, जिससे उनका टाइम बचेगा। इस तरह आप किसी की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौथी बात, फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस टू केयर। फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज होना मतलब आपको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंस है, आप पूरे एतमाद हो कि आप किसी की फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट एड का नॉलेज सिर्फ मेडिकल रिलेटेड फील्ड लोगों को ही नहीं आना चाहिए, बल्कि हम सब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम खुद आगे बढ़ें और नॉन मेडिकल डे टू डे सिचुएशंस में अपने फर्स्ट एड की नॉलेज की बिना पर लोगों की जिंदगियां बचाएं। एंड द लास्ट पॉइंट, having first aid knowledge encourages healthy and safe living। देखिए, एक ट्रेन पर्सन अपनी सराउंडिंग का ज्यादा बेहतर तरीके से मुआवजा कर सकता है। जिस सोसाइटी या जिस एरिया में फर्स्ट एड नॉलेज रखने वाले लोग होंगे, तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फर्स्ट एड के बेसिक नॉलेज की अवेयरनेस रखते हो, बिकॉज हैविंग एन अवेयरनेस विल कीप यू मोर सेफ एंड विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड एक्सीडेंट्स। तो जरूरी है कि हम और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, कम से कम वो फर्स्ट एड के बेसिक नॉलेज जरूर जानते हो। सना, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि अगर हमारे पास फर्स्ट एड का नॉलेज होगा तो ही हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग फर्स्ट एड में एक टर्म सुनते हैं, डॉक्टर्स ABCD, तो ये क्या चीज है? डॉक्टर्स ABCD एक निमोनिक है जो कि फर्स्ट एड में सिखाया जाता है। ये उन स्टेप्स पर मुनसिर होती है जो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में
हम फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स ABCD स्टैंड्स फॉर डेंजर, रिस्पॉन्स स्टैंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीदिंग, CPR एंड डिफिब्रिलेटर। डेंजर में हम ये देखते हैं कि किस कंडीशन में विक्टिम है, क्या वो विक्टिम और आप दोनों के लिए डेंजरस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर विक्टिम किसी बिजली के तारों में लिपटा हुआ है या पास में कोई जंगली जानवर है, तो सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है वो ये है कि आप खतरे को खुद से और विक्टिम से दूर करें। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि विक्टिम कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। वो आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़े, उसका नाम पूछें, उससे पूछे कि वो आपको सुन पा रहा है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, बजाय इसके कि हम खुद फर्स्ट एड शुरू कर दें, आपने किसी को कहना है कि वो कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दे, या आप खुद रेस्क्यू 1122 या किसी भी मुतलका इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करें। नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं वो ये है कि विक्टिम के एयरवेज को चेक करना, कि विक्टिम के एयरवेज क्लियर हैं, ताकि उसको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। एयरवेज हम सब जानते हैं कि हम नाक के जरिए और मुंह के जरिए सांस लेते हैं। अगर विक्टिम के मुंह में कोई चीज है तो सबसे पहले आपने विक्टिम को एहतियात से सीधा लेटाना है, उसकी स्पाइन, नेक और हेड प्रॉपर तरीके से अलाइन हो, और फिर जो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके माउथ में है आप उसे हटा दें। आपने फिर नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है, कि विक्टिम की सांस चल रही है या नहीं। उसकी चेस्ट मूवमेंट को फील करें, आप उसकी सांस को हियर करें। आप इसके लिए अपने कान को विक्टिम के नोज के पास लेके जाएं और उसकी सांस को सुने, महसूस करें। अगर विक्टिम सांस ले रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसकी रेस्पिरेशन को मॉनिटर करते रहें जब तक कि कोई पैरामेडिक स्टाफ वहां पहुंच नहीं जाते। अगर विक्टिम सांस नहीं ले रहा तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन को कहते हैं। अगर विक्टिम सांस नहीं ले रहा तो उसी वक्त CPR शुरू कर दें। इसके लिए आपको विक्टिम को सबसे पहले सीधा लेटाना है, फिर अपने एक हाथ की हील को विक्टिम के चेस्ट के दरमियान रखें और फिर दूसरा हाथ अपने पहले वाले हाथ के ऊपर रखें, और फिर मजबूती से चेस्ट को नीचे की तरफ दबाएं। ये याद रखें कि आपने विक्टिम की चेस्ट की डेप्थ के तकरीबन तीसरे हिस्से तक दबाना है। आपने इसको 30 टाइम्स रिपीट करना है। जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो है कि आपने ब्रेथ्स एडमिनिस्टर करनी है। आप ये तब करेंगे जब आप कंफर्टेबल हो। कुछ लोग अनट्रेंड होते हैं, वो ब्रेथ्स एडमिनिस्टर कर देते हैं जिसकी वजह से वो पहले ही थक जाते हैं। तो रिपीटिशंस प्रैक्टिस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप ट्रेंड हो, तो ही आप ब्रेथ्स एडमिनिस्टर करें। 30 टाइम कंप्रेशन रिपीटिशंस के साथ हम 2 ब्रेथ्स एडमिनिस्टर करते हैं। ब्रेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए हम पेशेंट के हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं ताकि उसकी चिन लिफ्ट हो जाए। फिर हम उसकी नोज को फर्मली पिंच करते हैं, फिर अपना माउथ विक्टिम के माउथ के ऊपर रखते हैं और उसको 2 ब्रेथ्स एडमिनिस्टर करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो डिफिब्रिलेशन का है। डिफिब्रिलेशन चॉइस पर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है आप डिफिब्रिलेशन करें, वरना आप CPR ही करते रहें। बेसिकली डिफिब्रिलेशन जो भी अब नॉर्मल हार्ट बीट होगी उसको कैंसर करके नॉर्मल हार्ट बीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। जी, सना आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए और इसमें यूजुअली हम काफ़ी पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया और इस निमोनिक का मुझे भी काफ़ी नहीं पता था, आपने बहुत अच्छे से बता दिया। तो सना जैसे आप CPR के बारे में बता रही थी, तो मुझे बताएं कार्डिक अरेस्ट की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी दफ़ा किसी भी एक्सीडेंट की सिचुएशन में कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, कभी भी किसी भी विक्टिम या कोई भी पेशेंट आपके सामने जिसको कार्डिक अरेस्ट होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है, उसके लिए क्या फर्स्ट एड होगी? बिल्कुल दुआ, अगर कोई पर्सन अचानक से चेस्ट पेन या उसे टाइटनेस शुरू हो जाती है, तो उसके साथ शोल्डर या बैक में भी पेन है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और शदीद पसीना भी है, तो इसका मतलब है कि उसे कार्डिक अरेस्ट आया है। अब इसके लिए आप क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? जब तक कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती तो आप पेशेंट को एस्प्रिन दे सकते हैं। ये याद रखना कि पेशेंट एलर्जिक ना हो। एस्प्रिन बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर पेशेंट एलर्जिक है तो आप CPR करें। CPR वाहिद हल है जो कि हमें पेशेंट की जिंदगी बचाने में काम आएगा। आप डिफिब्रिलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। सना आपने ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, काफ़ी लोगों को इसका पता चला होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे अक्सर केसेस देखें एक्सीडेंट हो जाता है या घर में भी अगर कोई मसला होता है तो ब्लीडिंग होती है, और मोस्टली जो है वो नोज़ ब्लीडिंग होती है, तो नोज़ ब्लीडिंग के लिए क्या फर्स्ट एड है? बिल्कुल खतीजा, नोज ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपने सबसे पहले एक जगह बैठ जाना है
और फिर अपनी नोस्ट्रिल्स के ऊपर जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसको अच्छी तरह से अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से दबाना है। आपने नाक को मुसलसल 10 से 15 मिनट के लिए दबा कर रखना है और फिर चेक करना है कि ब्लीडिंग रुकी है कि नहीं। अगर नहीं रुकती तो आप दोबारा से यही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, नोज ब्लीडिंग के दौरान आपने आगे की तरफ झुक कर बैठना है। इससे जो ब्लड हो वो बजाय आपके गले में जाए कि आपके नोज में ड्रेन करेगा। अगर किसी को सीवियर इंजरी आई है या ब्रोकन नोज है तो आप ब्लीडिंग रोकने के बाद फौरन डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, तो आपने सही बता दिया, क्योंकि नोज ब्लीडिंग से लोग काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो परेशानी में हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया है। सो अगर आजकल के सीजन के हवाले से देखा जाए सना, तो आपने देखा समर्स में बी स्टिंग का बहुत इशू होता है यूजुअली बच्चों को, तो उसके लिए भी फर्स्ट एड का थोड़ा सा बता दें। बी स्टिंग के फर्स्ट एड के लिए आपने जो सबसे पहले करना है वो ये है कि आप स्टिंगर को रिमूव करें। अक्सर जो फीमेल बीज होती हैं उनका स्टिंगर में विनोम होता है। विनोम आपके ब्लड में फैल सकता है जिससे आपको काफी एलर्जी भी हो सकती है। तो बी स्टिंग से अक्सर हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, ये पेन भी होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप आइस या कोल्ड कंप्रेस यूज कर सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरीज जैसे मोट्रिन या एडविल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इचिंग और रेडनेस भी होती है तो आप हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम और कैलामाइन लोशन भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे नजदीकी मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल होती हैं। ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने सना। अगर समर्स का सीजन चल रहा है, बी स्टिंग का काफ़ी इशू होता है, तो काफ़ी लोगों को इसका नॉलेज मिला होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ्रैक्चर के केस में क्या फर्स्ट एड है? हमने ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखने हैं कि जब भी कोई ब्रोकन बोन होगी तो आप हरगिज अपनी जगह से नहीं हिलना। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपको फ्रैक्चर ओपन है या क्लोज है। अगर ओपन फ्रैक्चर है तो आप सबसे पहले खून को रोकेंगे। खून को रोकने के लिए आपने हमेशा स्टेरल ड्रेसिंग या कोई ऐसा कपड़ा साफ सुथरा यूज करें, और आपने उस जगह कपड़े को हरगिज नहीं रखना जहां से हड्डी निकली हुई होगी। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग को रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे काफी पेन होता है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम आइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर एक निमोनिक यूज करते हैं, राइस, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अगर कोई सीवियर फ्रैक्चर है और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप सीपीआर करें और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने जो जहन में रखने होते हैं वो ये है कि आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो बिल्कुल भी ना हिले, स्टिल रहे। इसके अलावा जो इंजरी है उसके इर्द गिर्द आप किसी चीज की पैडिंग बना कर रख दें ताकि उसको सपोर्ट मिले, पेशेंट को रिलीफ आए, उसको कोई पेन वगैरह ना हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर स्प्रेन भी आ जाते हैं। बेसिकली स्प्रेन ब्रोकन बोन तो नहीं होती है लेकिन लिगामेंट में टियरिंग आ जाती है। तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स देखते हैं, रेस्ट, आइसिंग एंड कंप्रेशन। रेस्ट में हम ये देखते हैं कि आप कोई भी विक्टिम अगर कोई भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहा है तो उसको फौरन रोक दे और ना ही कोई वेट बेयर करे। आइसिंग हम स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। आइसिंग आप तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन में हम बेसिकली कोई भी बैंडेज जो इंजरी है उसके अराउंड हम रैप कर देते हैं। ठीक सना, ये तो फ्रैक्चर का बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर केसेस में ये होता है कि फ्रैक्चर की अगर फर्स्ट एड प्रॉपरली नहीं मिल रही तो जो इंजरी 2 या 3 वीक्स में हील होनी थी वो अब प्रोलॉन्ग कर जाती है। तो इसके लिए फ्रैक्चर का नॉलेज होना बहुत, बेसिक नॉलेज फर्स्ट एड के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट एड पे तो जितने क्वेश्चंस किए जाए कम है, और आपको पता है टाइम भी शॉर्ट है, तो मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि बर्न्स जैसे हो जाते हैं, आपको पता है कभी भी घर में किसी को भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दुआ सबसे पहले तो आपने पर्सन को, अगर कोई फायर है या हॉट लिक्विड है या स्टीम है या जिस भी बर्निंग चीज के कांटेक्ट में है उससे दूर करें। अगर विक्टिम ने कोई कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग जैसे कोई ज्वेलरी, बेल्ट या टाइट क्लॉथिंग पहन रखी है तो उसे फौरन रिमूव करें क्योंकि बर्न स्वेल करते हैं। तो ये चीजें अगर बाद में उतारें तो विक्टिम को काफी तकलीफ होती है। तो कोशिश करें कि आप इन चीजों को फौरन उतार लें। फिर आपने बर्न्स को नॉर्मल पानी से धोना है, हरगिज भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इससे बाद में विक्टिम को तकलीफ होगी। फिर आपने बर्न्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है क्योंकि इन्फेक्शन से बचाना है। आपने इसके लिए स्टेरल नॉन एडहेसिव बैंडेज या किसी साफ कपड़े से आपने कवर कर देना है। देखिए हम यहाँ पर नॉन एडहेसिव बैंडेज इसलिए यूज किए ताकि बर्न्स के साथ नहीं चिपके, और आपने बर्न्स को सिर्फ कवर करना है। आपने कोई भी चीज बर्न्स के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकानी, इससे पेशेंट को तकलीफ होगी। इसके अलावा बर्न्स पर कोई भी चीज जो ग्रीसी हो जैसे बटर, लोशन, ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली कोई भी फ्रेग्रेंट जो चीजें होती हैं वो हरगिज यूज नहीं करनी।
आप पेट्रोलियम बेस्ड ऑइंटमेंट लगा सकते हैं क्योंकि वो स्किन को हील करने में हेल्प करती है। ये फर्स्ट एड तो हमने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने के लिए दी है। अगर सिवियर बर्न्स है, जैसे कि सेकंड डिग्री के बर्न्स होते हैं, थर्ड डिग्री के बर्न्स होते हैं, जिसमें हमारी वेसल्स भी डैमेज होती हैं, तो इसके लिए आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक सना, ये तो आप सही कह रही हैं। और कोल्ड वाटर की जो आपने बात बताई, ये बहुत अच्छा बताई, क्योंकि यूजुअली लोगों को यही लगता है कि अगर बर्निंग सिचुएशन हुई है तो आप फौरन उस पर ठंडा पानी डालें। तो ये आपने बहुत अच्छा है कि पॉइंट क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई और बहुत अच्छे से बताई है। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी फायदा हुआ हो।